डाइबो को देखते हैं जो बेहोश पड़े होते हैं। इन्हें 2 साल पहले का सीन याद आ रहा होता है जब सेवन को इन्होंने पहली बार बचा के अपने सैलून में लाया था एंड सेवन अपनी याददाश्त खो चुका था। डाइबो सर, और कोई कपड़ा नहीं है क्या मेरे पास? मैं जोकर जैसा कपड़ा नहीं पहनना चाहता। एक तो मैं तुम्हें बचा के लाया, इलाज कराया, खाना खिलाया, अब क्या कपड़ा भी दिलाऊं? भूलो मत मुझे तुम इंसानों से नफरत है। खुद काम करो, अपने लिए खुद कपड़े खरीदो। एंड तभी डाइबो सर को वंडर डॉक्टर दिख जाता है जिसके पास एक बहुत ही कीमती डायमंड था। एंड डाइबो सर इसका पीछा करते हैं और देख लेते हैं कि वंडर डॉक्टर ने अपने घर में इस डायमंड को एक अलमारी के अंदर छुपा दिया होता है। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। एंड डाइबो सर तुरंत ही सेवन के पास जाते हैं और मरने का नाटक करने लगते हैं। डाइबो सर, क्या हुआ आपको? सेवन, वंडर डॉक्टर ने मुझे पॉइजन खिला दिया है और अगर जल्दी मुझे उसका एंटीडोट नहीं मिला तो मैं लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वो एंटीडोट का है? गधे, इस पेपर को देखो, ये उस एंटीडोट का मैप है। एंड फिर ये दोनों रात में चुपचाप वंडर डॉक्टर के घर के पास आ जाते हैं। सेवन, कुछ भी हो जाए उस एंटीडोट को खोल के मत देखना वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। एंड फिर सेवन किसी तरह अंदर घुस जाता है और इस अलमारी को एक एक कर खोलने लगता है। लेकिन तभी सेवन वंडर डॉक्टर के एक ट्रैप में फंस जाता है और नीचे वंडर डॉक्टर के बेसमेंट में आकर गिर जाता है। रास्ते में इसको बहुत सारे ट्रैप्स मिलते हैं लेकिन सेवन सारे ट्रैप से बचते बचते किसी तरह वंडर डॉक्टर के सीक्रेट रूम के पास आ जाता है जहाँ पे वंडर डॉक्टर के पास वो डायमंड वाला बॉक्स था। एंड असल में वंडर डॉक्टर एक मास्क पहनता है और अंदर से बहुत खतरनाक दिखता है। सेवन, मिला क्या तुम्हें? एक मिनट, कहीं वो उस डायमंड को लेके भाग तो नहीं गया? हट सा, ये सारे इंसान एक जैसी होते हैं। एंड तभी डाइबो सर भी एक ट्रैप में गिर जाते हैं। ठीक सेवन के पास आ जाते हैं। डाइबो सर, वो रहा वो बॉक्स, सोच क्या रहे हो सेवन? जाओ छीन लो उसे। एंड सेवन वंडर डॉक्टर की तरफ भागता है इस बॉक्स को छीनने के लिए, लेकिन तभी वंडर डॉक्टर को किसी के आने की भनक हो जाती है एंड तुरंत ही अपना मास्क पहन लेता है एंड सेवन के ऊपर अपनी इस खतरनाक मशीन से अटैक कर देता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक है। सेवन, भागो यहाँ से। नहीं डाइबो सर, मैं बिना उस बॉक्स को लिए यहाँ से नहीं जाने वाला। ठीक है, तुम मरो फिर मैं निकलता हूँ। एंड डाइबो उड़ के बाहर निकल जाता है एंड सेवन यहाँ नीचे उस डायमंड के बॉक्स के लिए बहुत ज्यादा पिट रहा होता है। अरे यार, ये इंसान कितने पागल होते हैं। एंड डाइबो सर फिर से नीचे आ जाते हैं एंड सेवन की हालत बहुत खराब होती है। सेवन, मुझे एंटीडोट नहीं चाहिए भाई, चलो यहाँ से। आखिर तुम मेरे लिए क्यों अपनी जान देना चाहते हो? नहीं डाइबो सर, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। एंड सेवन दोबारा जाकर पिटने लगता है एंड डाइबो समझ जाता है कि सेवन बाकी इंसानों की तरह नहीं है। सेवन भले ही थोड़ा बुद्धू है लेकिन सेवन एक बहुत अच्छे दिल का इंसान है। एंड सेवन भले ही डाइबो के लिए उस बॉक्स को तो नहीं ले पाता लेकिन इन दोनों की उस दिन बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एंड अभी इधर हम आज के टाइम पर आते हैं जब सेवन के ऊपर बहुत सारे किलर्स अटैक कर रहे होते हैं। एंड तभी डाइबो सर भी होश में आ जाते हैं एंड हर तरफ सेवन को ढूंढने लगते हैं। सेवन कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, वो तो मुझे भी दिख रहा है। एंड तभी डाइबो को सेवन के ऊपर की इतनी बड़ी बाउंटी दिख जाती है एंड इन सबको पता चल गया होता है कि सेवन कोई नॉर्मल बार्बर नहीं बल्कि द शैडो किलर था। एंड डाइबो समझ जाते हैं कि सेवन जरूर से ही अकेले जुवावू सिटी की तरफ निकल गया होगा एंड ये भी फिर जुवावू सिटी की तरफ फे के साथ निकल जाते हैं। एंड फिर इधर हम सेवन को देखते हैं जो किसी तरह अपनी जान बचा के एक लकड़ी की बोट पर बैठ के जुवावू सिटी की तरफ जा रहा होता है लेकिन ये बेचारा रास्ता भटक जाता है और द ब्यूटी आइलैंड में आ जाता है। लगता है मैं फिर से खो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये लीजिए। लेकिन सेवन जैसे इसे पीता है इसे चक्कर आने लगता है एंड ये वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड अब ये लड़कियां अपना असली चेहरा दिखाती है। एंड फिर इधर हम 13 को देखते हैं जो सेवन की दी हुई ड्रेस को उसी बीच पर पहनकर बैठी होती है जहाँ पे सेवन ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। ओ मेरी प्यारी छोटी बहना, तुम कहीं उस बार्बर का तो इंतजार नहीं कर रही? नहीं, मैं उसका इंतजार नहीं कर रही हूँ। तुम जानती हो ना तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती 13, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वो अब नहीं आने वाला, उसका मरना पक्का है। एंड फिर इधर हम सेवन को देखते हैं जो जब होश में आता है तो एक जेल में बंद होता है। ओए, जेल में क्यों बंद किया मुझे? कोई फायदा नहीं है सेवन। एंड तभी हम देखते हैं इसके बगल में काय खड़ा होता है। ये तो तुम्हें याद ही होगा, मियाऊ का आशिक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो काय? मैं अभी रास्ता भटक गया था और इस आइलैंड में आ गया था और फिर मैं यहीं पर तब से फंसा हुआ हूँ। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? मैं बताता हूँ। मेरा नाम है कमांडर एरविन। अगर तुम इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें द अगली मास्टर को हराना होगा और अगर तुम अगली मास्टर को हरा दोगे तो मैं तुम्हें मेरी बेटी से शादी करने दूंगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप बस मुझे एक नई बोर्ड दे देना, ठीक है? वैसे इस अगली मास्टर की पावर क्या है? वो देखो, उस लड़के को देख रहे हो? वो ऐसा दिखता था पहले। क्या? अगली मास्टर अपने पावर से लोगों को बहुत ज्यादा बदसूरत बना सकता है। एंड अगली मास्टर की पावर के बारे में जान के ये दोनों लड़ने से ही मना कर देते हैं। यार, अगर मैं और अगली हो गया तो फिर कोई लड़की तो छोड़ो, कोई लड़का भी मुझसे शादी नहीं करेगा। एंड अगले दिन हम देखते हैं डाइबो और फे भी रास्ता भटक गए होते हैं और ब्यूटी आइलैंड पर आगे होते हैं। हम लोग यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हमें उस अगली मास्टर को हराना ही होगा, तभी हम यहाँ से बाहर जा पाएंगे। एंड डाइबो अपने डाइबो एक का यूज करता है और एक गिटार बन जाता है और ये तीनों अगली मास्टर से लड़ने के लिए आ जाते हैं जो कि काफी अजीब दिख रहा होता है। सेवन इसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन तभी ये अपनी अगली बीम का यूज कर देता है जो जाके काय को लग जाती है एंड ये भी अजीब सा दिखने लगता है एंड उल्टा अगली मास्टर को बचाने लग जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम काय? मैं तुम्हें बताता हूँ सेवन, शायद अगली मास्टर की अगली बीम की वजह से ये इसका नौकर बन गया है। सही कहा। एंड तभी काय सेवन को पकड़ लेता है एंड ये अगली मास्टर सेवन के ऊपर अपनी अगली
बीम से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी डाइबो वापस से ट्रांसफॉर्म होकर एक हीरो की तरह इसके शीशे को अपनी गन से तोड़ देते हैं। वाह डाइबो सर, आप कितने कूल हो, मुझे भी आजाद करो जल्दी। क्यों नहीं 7? मुझे क्यों मारा? सॉरी, हवा थोड़ी तेज चल रही थी, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड तभी ये मास्टर अपना 360 मिरर निकाल देता है, लेकिन 7 इसको अपने मिरर में देखने नहीं दे रहा होता। डाइबो सर, काय को उठाइए जल्दी। एंड डाइबो काय को होश में ले आता है एंड ये तुरंत ही अपना सैड सॉन्ग टेक्निक यूज कर देता है। एंड सगली मास्टर को अपना सैड पास्ट याद आने लगता है, जब ये एक सुंदर सी लड़की के साथ डेट पे गया था जिसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। ये दोनों साथ में घूमते हैं और पूरे दिन बहुत बातें करते हैं, और वो दिन इसकी जिंदगी का द बेस्ट डे था। लेकिन वापस जाते वक्त ये लड़की इसको ब्लॉक कर देती है क्योंकि ये इतना ज्यादा गंदा दिखता था। ये इस लड़की को पीछे से बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की इसको घूम कर भी नहीं देखती। एंड जितनी देर ये अपने सैड पास्ट की यादों में खोया हुआ था, उतनी देर में ये लोग इसे पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। अब जल्दी बताओ कि तुम्हारे सगली स्पेल को गायब कैसे करें, वरना मैं तुम्हारे बाल गायब कर दूंगा। इस स्पेल को हटाने का सिर्फ एक तरीका है, एक लड़का और लड़की जिनके ऊपर मेरा स्पेल है उन्हें आपस में किस करना होगा, जिसको सुनकर ये सब के सब एक दूसरे को किस करते हैं। एंड इस तरह ये सारे लोग वापस से ठीक हो जाते हैं। मैं कमांडर एरविन आपका शुक्रिया करता हूँ महान 7, और हमारे वादे के मुताबिक वो रही आपकी नई बोट। इस बोट से तो अच्छा मैं अपनी बोट से चला जाऊं। एंड फिर इधर हम इन दोनों दिल टूटे आशिकों को देखते हैं जो आपस में काफी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। एंड 7 और डाइबो फे के साथ जुवावू सिटी की तरफ फिर से निकल जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे अकेले छोड़ के जुवावू सिटी जाने की? हाँ 7। अगले दिन हम इधर चिकन आइलैंड में देखते हैं और बेचारी 13 आज भी 7 का इंतजार कर रही होती है। एंड फिर इधर हम डाचुन को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी इसके पास 11 आ जाती है। हाय हैंडसम, डिस्टर्ब मत करो मुझे। 998, 999, 1000। तुम तो वही किलर हो ना, तुम फिर से मुझसे लड़ने आई हो? नहीं, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती हूँ, बदले में मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम एक किलर हो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनने वाला, मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। कैसा लड़का है ये, इसे ना तो सुंदर लड़कियाँ पसंद है ना पैसे। लगता है अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड। एंड भाई ये 11 नाटक करने लगती है, मैं जानबूझ के किलर नहीं बनी थी, मुझे कुछ लोगों ने जबरदस्ती किलर बनाया था, वरना वो मेरे परिवार को मार देते, इसीलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है मेरी फैमिली को बचाने के लिए, मेरे पास जितने पैसे हैं आप सब ले लीजिए। एंड इसकी बातों को सुन के डाचुन जाके इसके सारे पैसे उठाने लगता है। हर कोई पैसे के सामने झुक जाता है। ये लो, मुझे तुम्हारे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, मेरी फीस है सिर्फ 200 रुपए पर डे। वैसे हम जा कहाँ पर रहे हैं? जुवावू सिटी। एंड फिर ये दोनों एक सीक्रेट रास्ते से जुवावू सिटी में घुस जाते हैं जहाँ पर 11 मोमोज खा रही होती है, लेकिन तभी इसके पास एक लड़का आ जाता है और इसे परेशान करने लगता है। यही सही टाइम है इस बॉडीगार्ड को चेक करने का। एंड 11 इस लड़के के मुंह पे चाय फेंक देती है एंड ये लड़का गुस्सा होकर इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डाचुन अपने इंडिस्ट्रक्टिबल स्किन का यूज करके इसके अटैक को रोक देता है। प्लीज लड़ाई मत करिए। इस लड़के के साथी भी आकर इसके ऊपर अटैक देते हैं, लेकिन डाचुन को इनके अटैक से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तभी द फ्लाइंग बर्ड क्लैन वाले वहाँ पर आ जाते हैं, डाचुन को पकड़ लेते हैं। 11 इन लोगों को देख के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इनके रहते वो यहाँ से भाग नहीं पाती एंड बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। डाचुन और इसकी लड़ाई हो जाती है एंड ये लोग 11 को पकड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। डाइबो अपने इंडिस्ट्रक्टिबल स्पेयर का यूज करता है और इसके वेपन को तोड़ देता है एंड इसे जमीन पर गिरा देता है। कहाँ लेके हैं वो उसे? लेकिन ये कुछ भी बोलता नहीं और उल्टा स्माइल करने लगता है। एंड फिर इधर हम फ्लाइंग बर्ड क्लैन के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं। तो तुम फाइनली पकड़ी गई 11। ओह, तो अब तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? भूल गए क्या तुम्हारे वादे? चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीक्रेट बुक को चुराने की? मार डालो इसे। एंड ये लोग इसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर वहाँ पर भागता हुआ आता है और कहता है, कमांडर फू, एक लड़का हमारे सारे सोल्जर्स को हराते हुए यहाँ ऊपर तक पहुँच गया है। क्या सिर्फ एक लड़का? कौन है वो? एंड वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डाचुन ही होता है भाई, जो एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है। जैसे डाइबो 11 के ऊपर की इतनी सारी चोटें देखता है, ये पगला जाता है। ये सारे के सारे सोल्जर्स इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये अकेले ही इन सब की बैंड बजाने लगता है। 11 जब डाचुन को लड़ते हुए देखती है तो उसे इसका पास्ट याद आ जाता है। पापा, कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला 11, तुम्हें खुद जाके उनसे लड़ना होगा। एंड 11 सोच रही होती है कि इसके पापा तक इसकी मदद नहीं करते थे, लेकिन ये अनजान लड़का इसके लिए इतने सारे लोगों से लड़ रहा है। एंड डाचुन इन सबको अकेले हरा देता है, लेकिन इसकी इंडिस्ट्रक्टिबल स्किन की पावर लगभग खत्म हो चुकी होती है। अब क्योंकि तुम्हारी वो एबिलिटी खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं कमांडर फू खुद तुम्हें खत्म करूंगा। एंड तभी अपने विंग्स बाहर निकाल लेता है, डाचुन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है एंड इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन तभी डाचुन इसके पैर पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, हटो मेरे पास से। अच्छा ऐसी बात है। एंड तभी ये डाचुन को लेकर बहुत ज्यादा ऊपर उड़ जाता है, वहाँ से नीचे गिराने के लिए। हाँ, कहाँ गया वो? एंड तभी डाचुन इसे पीछे से अपने 7 डे लॉक से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अब ये उड़ नहीं सकता था एंड ये दोनों फुल स्पीड में नीचे गिरने लगते हैं।
एंड डाचुन अपनी बची कुची ताकत से फिर से अपनी इंडिस्ट्रक्टेबल स्किन को ऑन कर देता है एंड इस फू को साइस्मिक टॉस अटैक मार देता है भाई। एंड इस तरह से डाचुन अकेले इन सबको हरा देता है और फिर 11 को आजाद कर देता है। ये रही तुम लोगों की वो सीक्रेट बुक, तुम्हारे कमांडर फू ने मुझे एक गिफ्ट में दी थी। एंड फिर ये दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे तुम जब मुझे बचाने आए थे तब तुम बहुत हॉट लग रहे थे। ओ अच्छा, वैसे तुम बॉडीगार्ड ही क्यों बने? तुम कुछ और भी बन सकते थे। ये बहुत ज्यादा रिस्की जॉब नहीं है और इसमें इतना कम पैसा भी मिलता है। मैं जानता हूँ, असल में बचपन में मुझे लोग बहुत ज्यादा परेशान करते थे और मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता था, इसीलिए मैं बॉडीगार्ड बनना चाहता था ताकि मैं लोगों को बचा सकूं। एंड भाई 11 को डाचुन थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो फिर से रास्ता भटक गए होते हैं। एंड ये दोनों भाई डाचुन के होम टाउन आ गए होते हैं, मतलब जहाँ पर डाचुन पैदा हुआ था। एंड इस आइलैंड के सारे लोग बॉडी बिल्डर होते हैं भाई, लड़के लड़कियां बच्चे यहाँ तक कि कुत्ते भी, और सारे के सारे लोग स्क्वाट करके खाना खाते हैं। तुम दोनों शायद यहाँ से नहीं हो तभी तुम दोनों इतने वीक लग रहे हो। तुम सारे बॉडी गार्ड एक साथ मिलके भी मुझे नहीं हरा सकते। एंड जैसे ये सारे इस चीज को सुनते हैं ये सारे के सारे गुस्सा हो जाते हैं। एंड तभी इन सारे बॉडी बिल्डर्स का हेड वहाँ पर आ जाता है जिसकी बॉडी भाई अलग ही लेवल की होती है। क्या कहा तुमने? हम सारे बॉडी बिल्डर से एक साथ मिलके भी तुम्हें नहीं हरा सकते? मैंने नहीं कहा था, इनने कहा था वो। ये तो मुर्गा है, झूठ बोलते हो तुम। एंड तभी डाइबो की वजह से बेचारा 7 फंस गया होता है। एंड 7 और इस आदमी की जिसका नाम बोबी होता है, इन दोनों का 1v1 होने वाला होता है। लेकिन 7 तो इसे लड़ना चाहता ही नहीं था, तो ये हारने का नाटक करने लगता है। मैं हार गया, तुम जीत गए, अब मैं जा सकता हूँ क्या? क्यों नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम हार मानते हो तो वो दोनों मुर्गे हमारे होंगे जिन्हें हम बटर के साथ बिना फ्राई किए खाएंगे। एंड ऑब्वियसली भाई 7 ऐसा नहीं होने दे सकता था, तो ये तैयार हो जाता है बोबी के साथ लड़ने के लिए। 5 राउंड होने थे। फर्स्ट राउंड था वॉल ब्रेक राउंड का, जिसमें इन सारी दीवारों को तोड़कर जो भी एंड तक पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। 7 लकड़ी वाली दीवार को तो आराम से तोड़ देता है, लेकिन भाई ये पत्थर की दीवार 7 को तोड़ देती है। बेचारा 7 अपनी पूरी एडी जोटी का जोर लगा देता है, लेकिन इस दीवार को हिला तक नहीं पाता। वहीं बोबी एक बार में सारी की सारी दीवारों को तोड़कर एंड तक पहुंच जाता है। सेकंड राउंड में भी बेचारे 7 की बैंड बज जाती है। एंड फिर आता है थर्ड राउंड, जिसमें इन दोनों को आपस में लड़ना था। तुम मुझे इस राउंड में नहीं हरा सकते। मैं एक ऐसे बॉडी बिल्डर से लड़ चुका हूँ जिसके पास इंडिस्ट्रक्टेबल स्किन की पावर थी। क्या? एंड इसको सुनकर बोबी एकदम शॉक्ड रह जाता है। इंडिस्ट्रक्टेबल स्किन? क्या हुआ, डर गए? एंड इसके पास भी इंडिस्ट्रक्टेबल स्किन की पावर थी भाई। बेवकूफ लड़के, इस आइलैंड में लगभग हर किसी के पास इंडिस्ट्रक्टेबल स्किन है। बैटल शुरू करो। एंड जैसे इन लोगों की बैटल शुरू होती है, बोबी 7 को एक जोर का पंच मार देता है एंड 7 आउट होते होते बचता है। ओए लड़के, जिस लड़के की तुम बात कर रहे थे जिसके पास इंडिस्ट्रक्टेबल स्किन है, वो कहीं डाचुन तो नहीं? हाँ, उसका नाम डाचुन है। तुम उसके दोस्त हो क्या? फिर तो हम दोनों भी दोस्त हुए। डाचुन और मैं दोस्त? वो इस आइलैंड का सबसे कमजोर बच्चा था, वही मैं। हर चीज में उससे ज्यादा अच्छा और उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हम लोग साथ में मिलकर उसे बहुत परेशान करते थे क्योंकि उसके अंदर जरा सा भी टैलेंट और पावर नहीं था। और फिर वो डरपोक एक दिन इस आइलैंड को छोड़कर बॉडीगार्ड बनने चला गया। मैं और वो कमजोर लड़का कभी भी दोस्त नहीं बन सकते थे। एंड अब भाई 7 गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसने इसकी नहीं बल्कि इसके दोस्त की बेइज्जती की होती है। मैं डाचुन को तो नहीं हरा पाया था बोबी, लेकिन तुम्हें मैं एक अटैक में हरा सकता हूँ। क्या बोला तुमने? आ जाओ फिर। एंड फिर भाई 7 इसके ऊपर अटैक कर देता है। और अगर तुम्हें पिछला एपिसोड याद है तो तुम्हें याद होगा कि जितने भी ये बॉडी बिल्डर्स हैं, इनकी सिर्फ एक कमी होती है जब तक ये मैक्स लेवल तक नहीं पहुंच जाते, जो होती है इनकी नाभि। एंड 7 भाई इसकी नाभि पर ही अटैक कर देता है एंड एक बार में इसकी पूरी की पूरी हवा निकाल देता है। एंड फिर 7 अपने अगले पंच से इन सबको उड़ाकर फेंक देता है एंड इन सबको यकीन नहीं होता कि ये क्या हो गया। वो भी फिर से दोबारा फुल एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना लेता है और दोबारा से 7 के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार 7 हिलता तक नहीं। और फिर ये बोबी से कहता है, हाँ शायद डाचुन बचपन में तुमसे ज्यादा वीक होगा बोबी, लेकिन अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि डाचुन को तुम नहीं हरा सकते। भले ही वो तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं था, लेकिन उसने कभी भी गिव अप नहीं किया। उसने हर एक दिन अपनी बॉडी को हद से ज्यादा ट्रेन किया, चाहे दिन हो या रात, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो। और तुमने तो ये सुना ही होगा बोबी कि टैलेंट को हार्ड वर्क हमेशा हरा देता है। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि डाचुन की आज इंडिस्ट्रक्टेबिलिटी लेवल 7 की हो चुकी है। क्या? एंड इसको यकीन नहीं होता कि डाचुन की इंडिस्ट्रक्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा हो गई होती है। एंड तब ही ये कहता है, मैं हार मानता हूँ। एंड इस तरह 7 इस फाइट को जीत जाता है और डाइबो और फे के साथ वहाँ से जाने लगता है। 7 तुम तो बहुत स्ट्रांग हो गए हो यार, तुम उसके पंच से हिले तक नहीं। डाइबो सर, कोई इधर देख तो नहीं रहा है? नहीं।
एंड भाई असल में बोबी के पंच ने इसको अंदर से पूरा हिला दिया होता है। एंड फिर बोबी इन लोगों को जुवावू सिटी का एकदम सही मैप दे देता है। एंड अब जाके सेवन और डाइबो किसी तरह जुवावू सिटी के सही रास्ते पर निकल जाते हैं। एंड फिर इधर हम इसको देखते हैं। काश मैं डाचुन से माफी मांग पाता। चिंता मत करो, मैं बोल दूंगा उसे कि तुम मुझसे माफी मांग रहे थे। हाँ, उतनी दूर से मेरी बात कैसे सुन ली तुमने?